हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता होगा हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो आरपीएससी एपीओ एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। और इस लेक्चर सीरीज में हम ऑलरेडी SC ST एक्ट को कवर करवा चुके हैं और अभी हमारा आर्म्स एक्ट स्टार्ट हो चुका है। आर्म्स एक्ट की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, ये आज हमारी सेकेंड क्लास है आर्म्स एक्ट की। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, SC ST एक्ट को कवर नहीं किया, आर्म्स एक्ट का फर्स्ट लेक्चर आपसे मिस हो गया है, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाइए उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। फिर देखो आपको ये सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो फिर यहाँ पर जब आपको इतनी अच्छी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फिर आपको यहाँ पर देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और आपके सारे वीडियोस देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको पीपीटी के थ्रू डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेक्शन को इजी करके समझा हुआ है, फ्लो चार्ट्स बताए हुए हैं, ये भी बताया हुआ है कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो जब आपको सब कुछ मिल रहा है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको तो एग्जाम क्रैक करना है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाना और आपकी जिम्मेदारी पढ़ना। हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं एंड होपफुली आप भी उतनी ही मेहनत करो जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर 2 है वो डील करेगा सेक्शन नंबर 3 ऑफ आर्म्स एक्ट। और जो सेक्शन 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको बताता है, समझाता है कि आप किस सिचुएशन में फायर आर्म को होल्ड कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने कोई भी फायर आर्म इनहेरिट किया। देखो कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको एक 3 सिचुएशन बताई थी, एक नहीं 3। उनमें से एक सिचुएशन थी कि एक इंडिविजुअल है, उसके दादाजी के पास एक गन थी। अब दादाजी की हो गई डेथ और दादाजी की डेथ के बाद वो गन उस इंसान ने अपने पास रख ली जबकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। तो मैंने आपसे पूछा था क्या कोई इस तरीके से इनहेरिटेंस के थ्रू किसी भी फायरआर्म को रख सकता है विदाउट लाइसेंस? तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको आज इस क्लास में जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 3 जो है बेसिकली आपको ये बोलता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको फायर आर्म्स एम्यूनेशन कैरी करने हैं, पजेस करने हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या किस किस चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या है जनरल रूल सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर। अगर आपको फायर आर्म एक्वायर करना है, पजेस करना है, कैरी करना है, यानी कि तीनों काम एक्वायर, पजेस और कैरी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस होल्ड करना पड़ेगा। यानी कि सबसेक्शन 1 के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। और देखो यहां पर आपको जो पीपीटीज मिल रही है उसी तरीके से मिल रही है ताकि एमसीक्यू के अंदर भी आपको गड़बड़ ना करो, आपको इसेंशियल टर्म याद रहे। तो अगर आप एक्वायर करते हो, पजेस करते हो, कैरी करते हो, तो आपके पास फायर आर्म होना चाहिए। और साथ में मैं यहाँ पर बैरक भी ओपन कर देता हूँ ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट ना रह जाए कि यार सर ने क्या बोल दिया, मैं समझ में नहीं आया। देखो सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शेल एक्वायर, हैव इन हिज पोजीशन और कैरी। यही तो चीज मैंने बताई थी, एक्वायर, हैव इन पोजीशन और कैरी एनी फायरआर्म और एम्यूनेशन अनलेस ही होल्ड्स in this behalf a license issued in accordance with provision of this act and rules made thereunder। यानी कि आप क्या नहीं कर सकते हो? पजेस नहीं कर सकते हो किसी फायरआर्म को, एक्वायर नहीं कर सकते हो और उसके अलावा कैरी नहीं कर सकते हो किसी फायरआर्म को विदाउट लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, देन प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस। अब देखो यानी कि यहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि आप लाइसेंस लिए बिना भी फायरआर्म को कैरी कर सकते हो, ठीक है, एम्यूनेशन को कैरी कर सकते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस और अंडर द रिटन अथॉरिटी ऑफ द होल्डर ऑफ द लाइसेंस फॉर रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस और फॉर यूज बाय सच होल्डर। यानी कि आप जनरल रूल की अगर बात करोगे तो साफ साफ लिखा है विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट एक्वायर, पजेस और कैरी। बट उसका एक्सेप्शन प्रोवाइजो में क्या विदाउट लाइसेंस क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो किसी फायरआर्म या एम्यूनेशन को, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले तो आपके पास या तो रिटर्न अथॉरिटी होनी चाहिए या फिर लाइसेंस होल्डर प्रेजेंट होना चाहिए जब आप उस फायरआर्म को कैरी कर रहे हो। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट होना या रिटर्न अथॉरिटी होना सफिशिएंट नहीं है। 3 पर्पज है जिसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। कौन से वो 3 पर्पज है? सबसे पहले रिपेयर या फिर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस या फिर यूज बाय सच होल्डर, यानी कि जो लाइसेंस होल्डर है उसके किसी काम के लिए आपने होल्ड किया हुआ है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। ओके, अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये भी हमारी मजबूरी है, टीम बोलती है कि सर ये बता दिया करो ताकि कोई भी बच्चा टाइम पर फैसिलिटी अवेल करना चाहता है तो टाइम पर वो कर पाए, डिले ना हो जाए। तो देखो सबसे पहले यहां पर ये फाउंडेशन बैच है जो
आरपीएससी एपीओ के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड पर चलने वाली, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में हो, दोनों स्टूडेंट को रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी जब तक कि फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता। तब तक कभी भी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की जा सकती। आप जितनी बार चाहो उतनी बार वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके अलावा डेली आपके क्लास टेस्ट होते हैं, प्री एज वेल एज मेंस वाले, जिसके थ्रू आप डेली अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। कौन सा पोर्शन है मुझे समझ में नहीं, अच्छा इस पोर्शन में मैंने गलती की है तो मैं फ्यूचर में गलती ना करूं, तो इसी तरीके से आप इंप्रूव करने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि आपकी डेली ट्रैकिंग वीकली बेसिस पर उसका एनालिसिस किया जाए, आपको बताया जाए। मेंटोर अलॉट होते हैं, हर एक बच्चे के लिए मेंटोर है, ताकि अगर बच्चे को कोई भी इशू आ रहा है तो उस मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ब्रीफ सी मैंने वो क्वालिटीज बताई हैं, जो आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे फाउंडेशन बैच में तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी, आपको अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7231846865 पर। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फाउंडेशन बैच की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी आरपीएससी एपी के लिए प्रिपेयर किया था, फिर मैं जुडिशियल एस्पिरेंट हूं जिसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है, तो फिर वो एनरोल कर सकता है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट सीरीज में आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। प्री की टेस्ट सीरीज में आपको 20 पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें टोटल 1499 उसकी प्राइस रहने वाली है। वहीं पर मेंस की टेस्ट सीरीज है, 35 टेस्ट में आपको मिलेंगे, जिसकी प्राइस 6999 होने वाली है। यानी कि 10,000 रुपए से भी कम रुपए में आपको कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो सकती है, अगर आप कंबाइंड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिना देर किए आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। प्री के जो पेपर है आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार अटेम्प्ट किया, ठीक है गलती हो गई, फिर से रिवाइज करो, फिर से अटेम्प्ट करो, फिर देखो कि आप कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल रहेंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो अगेन सेम नंबर 7231846865 पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। अब देखो, जो मैंने एक्सेप्शन बताया था क्या है कि आप कैरी कर सकते हो विदाउट लाइसेंस किसी भी फायरआर्म या एम्यूनेशन को, लेकिन यहां पर क्या चाहिए होगा, आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगा। किसका? लाइसेंस होल्डर का। आपको यहां पर क्या चाहिए? ऑथराइजेशन चाहिए। लाइसेंस होल्डर आपको ऑथराइज करेगा कि आप फायरआर्म कैरी कर सकते हो, और आप फिर फायरआर्म कैरी करोगे। ऑथराइजेशन कैसा होना चाहिए? या तो रिटर्न अथॉरिटी, या फिर जो लाइसेंस होल्डर है वो खुद वहां पर प्रेजेंट हो। लेकिन अथॉरिटी के अलावा फिर यहाँ पे 3 पर्पज है, यानी कि आप सिर्फ 3 पर्पज के लिए विदाउट लाइसेंस इस कंडीशन में होल्ड कर पाओगे। कौन से? या तो आपको फायरआर्म रिपेयर करवाना है, लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, या फिर लाइसेंस होल्डर जो खुद है उसके किसी काम के लिए आप वो फायरआर्म को कैरी कर रहे हो, उसके किसी पर्पस के लिए कैरी कर रहे हो। तो यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है ए, मैं आपको यहां पर पूरा इलस्ट्रेशन बना के बताता हूं। अगर एक इंडिविजुअल है ए, इसके पास लाइसेंस है, और ये बी है जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अब बी जो है ए का सर्वेंट है, बी ए का सर्वेंट है, और बी ए ने बी को राइटिंग में अथॉरिटी दे रखी है कि दैट यू कैन कैरी माय फायरआर्म। लेकिन किस पर्पस के लिए? कि भैया ए जो है ना शूटिंग रेंज में जाता है, ठीक है, निशाना लगाने जाता है, शूटिंग रेंज में जाता है। तो उसने उसको रिटर्न में परमिशन दी हुई है कि भैया जब मैं शूटिंग रेंज में जा रहा हूं, शूटिंग रेंज में जब मैं जा रहा हूं तो तुम आओ, उस गन को लेके आओ, क्योंकि मैं तो ऑफिस से आ रहा हूं, ऑफिस में मैं गन लेके नहीं जा सकता। तो उसने रिटर्न में अथॉरिटी बी को दे दी। अब बी के पास क्या लाइसेंस है? क्या नहीं है, लेकिन क्या उसके पास रिटर्न अथॉरिटी है? यस, पहली रिक्वायरमेंट जो रिटर्न अथॉरिटी की है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा कि भैया किस पर्पस के लिए ले रहे हो? तो 3 पर्पस थे, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, या फिर लाइसेंस होल्डर के खुद के किसी काम के लिए। तो यहाँ पर बी क्यों लेके जा रहा है? ताकि ए शूटिंग रेंज में जाके निशाना लगा सके। तो किसका पर्पस है? ए का। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि ए जो है क्या कर रहा है, ए बी को बोलता है राइटिंग में, बोलता भी क्या, राइटिंग में बोल देता है, भैया ए बी को राइटिंग में परमिशन देता है दैट यू कैन कैरी माय फायरआर्म। और पर्पस क्या है कि भैया बी की शादी है, ठीक है, बी की क्या है? शादी। बी शादी कर रहा है। अब बी शादी कर रहा है तो उसको चाहिए भैया शादी के अंदर जो है हवाबाजी हो, ठीक है, ऑरा सेट हो जाए मेरा, ठीक है, इज्जत बढ़े सभी के सामने। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे गन से हवाई फायर किया जाए। अब गन उसके पास तो है नहीं, तो उसने ए को बोला, ए ने उसको राइटिंग में परमिशन दे दी कि चलो भाई ठीक है भाई, ये तो अपना ले जा गन, क्या दिक्कत की बात है, शादी में तो चला रहा है। बी इस रिटर्न अथॉरिटी के साथ उस गन को लेके आ गया, और वो गन को शादी में फायर करने वाला था। इससे पहले पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया। अब क्या यहां पर बी
ये बोल सकता है कि सर मेरे पास एक ही रिटर्न अथॉरिटी है, यस बोल तो सकता है, लेकिन फिर पुलिस बोलेगी भैया रिटर्न अथॉरिटी किसके लिए है, शादी में गन चलाने के लिए, फिर तो जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 प्रोवाइजो में साफ साफ लिखा है 3 ही पर्पस के लिए आप इस तरीके से लाइसेंस वो फायर आर्म कैरी कर सकते हो, रिपेयर या फिर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस या फिर लाइसेंस होल्डर के किसी काम के लिए। तो यहाँ पे ना तो वेपन को आप रिपेयर कर रहे हो, ना लाइसेंस रिन्यू कर रहे हो, और काम भी आपका खुद का है, ए का वो काम नहीं है। तो इसलिए वो जो रिटर्न अथॉरिटी उसके कोई मायने नहीं है, और बी को यहाँ पर सजा दी जाएगी फॉर कैरिंग फायर आर्म विदाउट लाइसेंस। ओके, देन वापस चलते हैं हम, ये हमने एक्सेप्शन कवर कर लिया है। अब उसके बाद देखो यहां पर कितने फायर आर्म आप कैरी कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। देखो आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी, वहां पे लोग घर के अंदर फायर आर्म सजा के रखते हैं, 4-4 5-5 फायर आर्म है, ऐसे लेके घूम रहे फायर आर्म। तो वहां के लो अलग है, लेकिन क्या इंडिया के अंदर आप इस तरीके से पूरी की पूरी वॉल सजा सकते हो क्या फायर आर्म को लेके? क्या आप इस तरीके से घर के अंदर ऐसे एंटीक बना सकते हो कि भैया मैंने पूरी वॉल ही सजा दी है, 10-15 वहां पे गन्स रखी है, शॉर्ट गन रखी है, ऑटोमेटिक राइफल रखी है, पिस्टल रखी है, ठीक है, दुनाली रखी है, ये सब रखा है, भैया रख रहे हैं शौक है हमारे? नहीं, लिमिट है। और कितनी लिमिट है? 2 फायर आर्म की। कितने आप फायर आर्म रख सकते हो? 2। लेकिन 2019 का जो अमेंडमेंट था उससे पहले कितनी लिमिट थी? 3। यानी कि 2019 के अमेंडमेंट से पहले आप 3 फायर आर्म रख सकते थे, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद सिर्फ आप कितने रख सकते हो? 2 ही फायर आर्म रख सकते हो। इससे बहुत बार एमसीक्यू बनता है कि भैया कितनी लिमिट है फायर आर्म की, 3 या फिर 2? 3 या फिर 2। तो आपको क्या याद रखना है? 2 है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि 2019 का जब अमेंडमेंट आया था तो मेरे पास 4 फायर आर्म थे। क्या थे? 2019 से पहले मेरे पास 4 फायर आर्म थे, चारों का मेरे पास लाइसेंस था। ओ सॉरी, 4 नहीं 3 ही हो सकते हैं, सॉरी। मेरे पास 3 वो गन थी और तीनों का लाइसेंस था मेरे पास। अब 2019 का अमेंडमेंट आ गया, तो अब क्या करें? क्या उस एक गन को आपको रखना अलाउ किया जाएगा जस्ट बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास गन थी और आप उसको कैरी करते रहो जब तक लाइसेंस जो है एक्सपायर ना हो जाए, या फिर आप कुछ और प्रोसेस है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो यहां पे क्या किया हुआ है कि जस्ट बिकॉज आपके पास तीनों गन का लाइसेंस था, इसका मतलब ये नहीं कि आप गन कैरी कर पाओगे। आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वो 2 गन है जिनको आप रखना चाहते हो और कौन सी वो एक गन है जिसको रिटर्न कर दोगे। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2019 से पहले अगर आपके पास 3 फायर आर्म है तो आप सिर्फ 2 रख सकते हो। जो रिमेनिंग फायर आर्म है उसको आपको 1 साल के अंदर अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट कहां करोगे? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या फिर जो लाइसेंस डीलर है उसके पास। और अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हो तो जो यूनिट का आर्मरी है वहां पर आपको उसको जो गन है, जो फायर आर्म है, उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये एक बार मैं प्रोविजन ओपन कर देता हूं। यहां पे भी देखो डिपॉजिट किया आपने फायर आर्म, 1 साल के अंदर अंदर करना होगा, और उसके बाद वो फायर आर्म जो है डिलाइसेंस हो जाएगा कितने दिन में? 90 दिन में। यानी कि 1 साल में आपको फायर आर्म डिपॉजिट करना है और फिर उसके बाद वो 90 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है? डिलाइसेंस हो जाता है। मैं आपको प्रोविजन रीड करके बता देता हूं। Okay. Notwithstanding anything contained subsection 1, no person other than a person referred to in subsection 3 shall acquire, have in possession or carry at any time more than 2 firearm। यानी कि साफ साफ क्या बोल दिया गया कि आप 2 फायरआर्म से ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, 2 फायरआर्म से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। अब ये वाला जो प्रोवाइजो है ना, ये 2019 तक ही एप्लीकेबल था। यानी कि 1983 में जो फायरआर्म की जो लिमिट है ना उसको 3 कर दी थी। यानी कि 83 से पहले कोई लिमिट नहीं थी, 83 में सेट कर दिया 3 होंगी, और अब 2019 में उसको 3 से रिड्यूस करके 2 लिमिट कर दिया गया। यानी कि अब आप 2 से ज्यादा फायरआर्म को होल्ड नहीं कर पाओगे। अब क्या करना होगा? देखो आपको प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन, तो इसको तो आप हटा दो। अगर आपकी बैरेक्ट में भी प्रोविजन है तो आप इसको हटा दो। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज इन पोजीशन मोर फायरआर्म देन 2 एट द कमेंसमेंट of the Arms Amendment Act 2019 may retain with him any 2 of such firearm. Any 2 of such firearm shall deposit within 1 year from such commencement the remaining firearm with the office of in charge of the nearest police station, subject to the condition prescribed for the purpose of subsection 1 of section 21, or with the licensed dealer, or where such person is member of the armed forces of the union in a unit armory referred to in that subsection, after which it shall be delicensed within 90 days from the date of expiry of aforesaid 1 year। यानी कि
आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 फायर आर्म है वो रखो, उसके अलावा जो तीसरा फायर आर्म है उसको रिटर्न कर दो, डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट कहां कर सकते हो, 3 जगह कर सकते हो, या तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या आर्म डीलर के पास, या फिर अगर आप यूनियन के आर्म फोर्सेस के मेंबर हो तो फिर जो आपकी यूनिट की आर्मरी है उसमें डिपॉजिट कर दो। ये काम आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है। अब जैसे ही वो 1 साल की लिमिट पूरी होगी, अब विद इन 90 डेज उस लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, डी लाइसेंस कर दिया जाएगा, कि यानी कि अब वो लाइसेंस आपका नहीं बचा है, वो गन आपकी नहीं बची है, अब वो मार्केट में अवेलेबल है किसी को भी सेल आउट करने के लिए। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद ये वो स्लाइड है जो आपको कल वाले क्वेश्चन का आंसर देगी। कल मैंने आपसे पूछा था, क्या अगर दादा की डेथ हो गई जिनके पास लाइसेंस था, गन थी, क्या उनकी डेथ के बाद उनका पोता उस गन को रख सकता है क्या विदाउट लाइसेंस? तो इसका आंसर कहां देखने को मिलेगा, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 साफ साफ बोलता है फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे भी आपने फायर आर्म इनहेरिट किया हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको 2 फायर आर्म की जो लिमिट है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, आपको सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने किसी भी वेपन को फायर आर्म को इनहेरिट किया है, तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। विदाउट लाइसेंस तो आप किसी वेपन को, फायर आर्म को रख ही नहीं सकते हो, चाहे आपने उसे इनहेरिट ही क्यों ना किया हो। ओके, मैं आपको प्रोविजन रीड करके बताता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हाइल ग्रांटिंग लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेirloom बेसिस द लिमिट ऑफ 2 फायरआर्म शैल नॉट बी एक्सीडेड। यानी कि ये तो आपको समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस के लिए भी हमें क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अब इनहेरिटेंस तो सबको पता है, ये हेirloom क्या होता है, हेirloom क्या है, क्या मतलब है हेirloom का, उन इनहेरिटेंस और हेirloom में डिफरेंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जिनके दादा, परदादा, परपरदादा शिकार खेला करते थे, उनके पास गन हुआ करते थे, खानदानी बंदूक। अब वो जनरेशन टू जनरेशन चली हुई आ रही है, तो उससे क्या हुआ, उस गन से उनका इमोशनल अटैचमेंट हो गया, उसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू हो चुकी है। जबकि अगर आपने कोई गन अपने फादर या ग्रैंडफादर से इनहेरिट की जिसका ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, बस वो इनहेरिट करो जस्ट लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वर्ड यूज में लोगे। अगर वो एक नॉर्मल चीज है जो आपको किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह मिल रही है अपने फादर या ग्रैंडफादर से, तो आप उसको बोलोगे थ्रू इनहेरिटेंस ऑन इनहेरिटेंस। वहीं पे अगर उस ही ऑब्जेक्ट की, उसी गन की कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है, तो बोला जाएगा कि आपने उसको हेirloom बेसिस पर क्या किया है, एक्वायर किया है, पजेस किया है। दोनों वर्ड में समझ में आ गया डिफरेंस, हेirloom और साथ में आपका इनहेरिटेंस। तो यानी कि आप कुछ भी कर लो, 2 से ज्यादा तो वेपन आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अब हम एक्सेप्शन देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब आप 2 से ज्यादा फायर आर्म एक्वायर कर सकते हो। पहला, अगर आप आर्म डीलर हो तो भैया ऑब्वियसली बात है ना, दुकान खोल के बैठे हो, 2 गन तो रखोगे नहीं, 2 से ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। तो अगर आप आर्म डीलर हो तो आप 2 से ज्यादा गन रख सकते हो। दूसरा, अगर आप राइफल क्लब की क्या हो, मेंबर हो, टारगेट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप .22 बोर की राइफल रख सकते हो 2 से ज्यादा। और तीसरा, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड राइफल एसोसिएशन के मेंबर हो तो भी आप एयर राइफल को रख सकते हो। तो 3 सिचुएशन है। पहला, अगर आप आर्म डीलर हो तो रख सकते हो, अगर आप राइफल क्लब के मेंबर हो या फिर रिकॉग्नाइज्ड राइफल एसोसिएशन के मेंबर हो तो भी आप 2 से ज्यादा गन रख सकते हो। लेकिन गन की भी क्या लिमिट है, ये 22 बोर की राइफल से बड़ी राइफल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर मैं आपको प्रोविजन रीड कर देता हूं ताकि हमारा सेक्शन 3 ऑलमोस्ट डन हो गया। हाँ, नथिंग इन कंटेंट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हमने लिमिट देखी थी। सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी डीलर ऑफ फायर आर्म। देखो यहां पे वही चीजें लिखी हुई है, डीलर इन फायर आर्म, पहला वो मेंबर मतलब पहला इंसान, टू और टू एनी मेंबर ऑफ राइफल क्लब, ये दूसरा, और राइफल एसोसिएशन, ये तीसरा, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसोसिएशन लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजिंग अ .22 बोर राइफल और एन एयर राइफल फॉर टारगेट प्रैक्टिस। यानी 22 बोर की राइफल या फिर एयर राइफल आप रख सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूं ए एक राइफल क्लब का मेंबर है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी 2 गन है, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं तीसरी गन भी लेके आ जाऊं, नॉर्मल पिस्टल लेके आ जाऊं, तो क्या अलाउड है क्या वो लेना? नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला हुआ है कि भैया वो जो गन है ना, वो कौन सी होनी चाहिए, 22 बोर की गन बोलते हैं उसको, .22 बोर गन या फिर एयर राइफल। अगर इसके अलावा आपने कोई दूसरी क्वालिटी की गन लेना चाहा तो आपके ऊपर जो इस सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन था 2 गन का, वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, जो छूट है वो सिर्फ 22 बोर की गन के लिए फिर एयर राइफल के लिए ही आपको मिलेगी।
देन उसके बाद ये बोला हुआ है कि जो सेक्शन 21 की सब सेक्शन 2 से लेके जो सब सेक्शन 6 तक के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे किस चीज के ऊपर, जब आप गन को डिपॉजिट करोगे तब। तो वो प्रोविजन अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे प्री के सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम उसको ऐसा सच नहीं कवर करने वाले हैं। क्या आपको चीज क्लियर हो गई है? सेक्शन 3 क्या आपको क्लियर हो चुका है? ये छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए विदाउट लाइसेंस आप क्या नहीं कर सकते हो, कैरी एक्वायर नहीं कर सकते, पजेस नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते, ये जनरल रूल है। फिर विदाउट लाइसेंस आप कैरी कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, या तो राइटिंग में अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर वो जो लाइसेंस होल्डर है वो आपके साथ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 पर्पस के लिए, या तो रिपेयर या लाइसेंस रिन्यूअल या फिर लाइसेंस होल्डर खुद के काम के लिए। फिर कि जो आप गन रखोगे लाइसेंस के बाद कितनी गन रख सकते हो, 2 से ज्यादा गन नहीं रख पाओगे। और ये कब डिसाइड हुआ? 2019 का अमेंडमेंट से। तो 2019 को अगर आपके पास 3 गन थी तो क्या करोगे, 3 में से 2 गन रख लो और 1 गन को आप डिपॉजिट कर दो। कहां डिपॉजिट करोगे? 3 में से 1 जगह, आर्म डीलर के पास या फिर आपका जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है, ठीक है, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज जो है, मैं वर्ड भूल रहा हूं, मैं आपको एक बार यहां बता देता हूं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसके पास कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी आर्म फोर्सेस, यूनियन के आर्म फोर्सेस के मेंबर हो तो फिर अपनी जो यूनिट आर्मरी है उसके अंदर भी डिपॉजिट कर सकते हो। अब ये काम आपको 2019 का जो अमेंडमेंट है वो जब से एनफोर्सेबल हो उसके 1 साल के अंदर अंदर करना था, और जैसे ही 1 साल की लिमिट पूरी होगी और जो आर्म डिपॉजिट किए जाएंगे उनको 90 दिन के अंदर अंदर डी लाइसेंस कर दिया जाएगा। उसके बाद चाहे आप हेirloom के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू कोई भी फायर आर्म को एक्वायर कर दो, तब भी आपको जो 2 फायर आर्म की जो लिमिट है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो 2 फायर आर्म की लिमिट है उसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन से एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले तो अगर आप आर्म डीलर हो तो आप रख सकते हो, दूसरा आप राइफल मेंबर या फिर राइफल एसोसिएशन के मेंबर हो तो रख सकते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो गन की जो स्पेसिफिकेशन दी हुई हो क्या हो सकती है, तो एयर राइफल या फिर 22 बोर वाली गन हो सकती है, अदरवाइज आप कोई दूसरी गन नहीं रख पाओगे। ये था हमारा सेक्शन 3। इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ये जो पीपीटी अभी आपने देखी है, पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो आपके साथ हम ये सारा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आपको इतने क्रिएटिव वे में पढ़ा रहे हैं, अगर देखो आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, दोनों ही सिचुएशन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पसंद आ रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, और पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो सजेशन दोगे उससे भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ठीक है बच्चों को ये चीज चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को चेंज जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें आपकी साइड से फीडबैक की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी इस लेक्चर सीरीज से आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फॉलो करते रहिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को।